नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 51 सीटों पर बसपा के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। नकुड़ सीट से साहिल खान को बसपा का टिकट मिला है, तो देवबंद से चौधरी राजेंद्र सिंह को बसपा का टिकट मिला है। गंगोह से इमरान मसूद के भाई नोमान बसपा प्रत्याशी, सहारनपुर से मनीष अरोड़ा बसपा के उम्मीदवार हैं, तो बसपा ने बेहट सीट से रईस मलिक को टिकट दिया है। वहीं नगीना सीट से ब्रजपाल सिंह को बसपा का टिकट मिला है, तो सहारनपुर से अजब सिंह बसपा के प्रत्याशी बने हैं। तो फिर से बसपा ने अपनी जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। इस बार 51 सीटों पर बसपा ने उम्मीदवारों की घोषणा की है। और आपको बता दें कि इस 51 सीट में नकुड़ सीट भी है। साहिल खान को यहां से बसपा का टिकट मिला है। नकुड़ सीट जो कि इमरान मसूद की सीट थी कांग्रेस में, और फिर कांग्रेस से जब वो सपा में आए तो इसी सीट से उनके लड़ने की चुनावी चर्चा थी। टिकट नहीं मिलने के बाद खबरें थी कि वो बसपा में शामिल हो सकते हैं और वापस से इसी सीट पर आएंगे, लेकिन अब बसपा ने अपना प्रत्याशी नकुड़ सीट से उतार दिया है। तो 51 सीटों पर बसपा के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। नकुड़ सीट से साहिल खान को बसपा का टिकट मिला है। वहीं देवबंद से चौधरी राजेंद्र सिंह को बसपा का टिकट मिला है। यूपी चुनाव 7 चरणों में होने हैं, जिसको लेकर के हर पार्टी अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रही है। गंगोह से इमरान मसूद के भाई नोमान को बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, तो सहारनपुर से मनीष अरोड़ा बसपा के उम्मीदवार होंगे। तो इस तरीके से आज फिर से 51 सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। बेहट सीट से रईस मलिक को टिकट दिया गया है। नगीना सीट से ब्रजपाल सिंह को बसपा का उम्मीदवार बनाया गया है। और सहारनपुर की बात कर लेते हैं, जहां से अजब सिंह बसपा के प्रत्याशी बने हैं। 51 सीटों पर बसपा के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, जिसको लेकर के उम्मीदवारों की घोषणा लगातार हर पार्टी की तरफ से हो रही है। और इसी क्रम में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी फिर से 51 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। देवबंद से चौधरी राजेंद्र सिंह को बसपा का टिकट मिला है। गंगोह से इमरान मसूद के भाई हैं नोमान, उनको बसपा का प्रत्याशी बनाया गया है। सहारनपुर से मनीष अरोड़ा बसपा के उम्मीदवार होंगे। और बेहट से रईस मलिक को टिकट दिया गया है। नगीना सीट से ब्रजपाल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है बसपा की तरफ से। और सहारनपुर से अजब सिंह बसपा के प्रत्याशी बने हैं। बसपा प्रत्याशियों की उम्मीदवारों की जो घोषणा है वो आज फिर से की गई है। 51 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा गया है। और नकुड़ सीट सबसे चर्चित सीट, जिस पर साहिल खान को बसपा का टिकट मिला है। 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा, तो 14 फरवरी को दूसरा, और उसके बाद 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च, इस तरीके से कुल 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे। और 10 मार्च को परिणाम आएगा। इसी क्रम में लगातार हर पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। इसके पहले बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की सूचियां जारी की, कांग्रेस ने भी जारी की, बसपा ने भी, और आज फिर से 51 सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें सहारनपुर से अजब सिंह को बसपा का प्रत्याशी बनाया गया है। नकुड़ सीट से साहिल खान को बसपा का टिकट मिला है। देवबंद से चौधरी राजेंद्र सिंह को बसपा का प्रत्याशी बनाया गया है। गंगोह से इमरान मसूद के भाई नोमान बसपा प्रत्याशी। और बेहट सीट से रईस मलिक को टिकट दिया गया है। और यूपी चुनाव में बीजेपी ने एक और प्रत्याशी उतारा है। एटा की जलेसर सीट से बीजेपी उम्मीदवार घोषित हुआ है। बीजेपी ने दान साहब भारती को जलेसर से टिकट दिया है। आपको बता दें कि कल भी 85 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से जारी की गई थी, और आज एक और प्रत्याशी की दावेदारी ठोकी गई है। एटा की जलेसर सीट से बीजेपी उम्मीदवार को घोषित किया गया है, और बीजेपी ने यहां से दान साहब भारती को टिकट दिया है। पहले 110, फिर 85 और आज एक और इस तरीके से अब तक 196 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी की तरफ से
की जा चुकी है और एटा की जलेसर सीट से बीजेपी उम्मीदवार घोषित किए हुए हैं। और अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा का। मनीष, बीजेपी ने दान साहब भारती को जलेसर से टिकट दिया है, क्या कुछ जानकारी है? जी हाँ, देखिए आपको बता दें कि एक बार फिर से बीजेपी ने टिकट की लिस्ट जारी की थी और जिस टिकट पे वो टिकट की लिस्ट जारी कर रही है और लगातार की चयन प्रक्रिया को पूरी की जा रही है। इस कड़ी में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पिछली भी लिस्ट है उसमें 85 उम्मीदवार थे, जिसमें 15 महिलाओं को भी दिए गए थे, जिसमें जो नए लोग शामिल थे उन पर भी बदलाव लगाए गए। हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार विरोधाभास भी देखने मिल रहा है, जो बाहरी टिकट से लड़ाया जा रहे हैं उम्मीदवार, उनको देखने में कार्यकर्ताओं के अंदर रोष भी देखने मिला है। तो कहीं ना कहीं समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है और नए लोग आ रहे हैं, पार्टी से जुड़ रहे हैं, चाहे वो रामवीर उपाध्याय हो, चाहे सिंह हो, ये भी देखने आपसी समन्वय कैसे बनाया जाए और जो टिकट फाइनल किए गए हैं उसमें कैसे जो प्रत्याशी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी उनमें कैसे समन्वय बनाया जाए, इसको लेकर भी लगातार कोशिश की जा रही है। जिसके तहत आज देख रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो शीर्ष नेतृत्व, उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व हो गया, रविवार की बात करेंगे, चाहे केंद्र के शीर्ष नेता जेपी नड्डा और अमित शाह, तीनों लोग आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो एक टिकट से जिस तरीके से टिकट की घोषणा की जा रही है लगातार हम कहीं ना कहीं अंदर खाने में विरोधाभास देखें तो इन सबको लेकर पूरी तैयारी कर रही है और समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा क्या जो टिकट जारी किए गए हैं या जो टिकट अभी और भी जारी किए जाएंगे, जिसमें कि कयास लगाए जा रहे हैं और जो सभी विधायक हैं, जो मंत्री उनके टिकट कर सकते हैं। तो ये आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी एक चुनौती भी बीजेपी के लिए कि आमदर खाने को कैसे बनाया जाए, क्योंकि 2022 का चुनाव बहुत अहम है। जी मनीष, देखिए अभी तक लगातार बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। जलेसर के लिए फिर से उम्मीदवार की घोषणा आज की गई है, जबकि कल ही 85 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। प्रत्याशियों के जो नाम है वो घोषित किए गए हैं। लेकिन अगर हम जलेसर विधानसभा सीट की बात करते हैं तो वहां जनता का झुकाव क्या है? देखिए, आप निश्चित तौर पे अगर आप एक बार टिकट जारी करते हैं उसके बाद आपको टिकट चेंज करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी इंटेलिजेंस होती है, जो सारी पार्टियां होती हैं, जो ग्रासरूट लेवल से जो जानकारी इकट्ठा करती है, उनमें कहीं ना कहीं इस पे जरूर विचार विमर्श किया गया, उसके बाद ये निर्णय लिया गया होगा। तो आने वाले समय में जैसे मैंने पहले बताया कि किस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं जहाँ पे पहले दिन का मतदान होना है 10 फरवरी को, उसको लेकर जिस तरीके से रवायत की जा रही है उसमें कैसे समन्वय बैठा जाए, इसकी तैयारी की जा रही है और इसको देखते हुए आज जो टिकट की घोषणा की गई ये भी बहुत अहम मानी जा रही है। ठीक है मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए, फिर से आपसे जुड़ते हैं। तब तक दर्शकों को खबर बता देते हैं कि बीजेपी के सहयोगी जेडीयू भी यूपी में ताल ठोकेगी। यूपी में 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जनता दल यूनाइटेड। रोहिनिया, गोसाईगंज, मड़िहान पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू। घोरावल, बांगरमऊ, प्रतापपुर में जेडीयू प्रत्याशी उतारेंगी। करचना, बैरिया, तमकुही, भिनगा से भी जेडीयू कैंडिडेट लड़ेंगे चुनाव। रॉबर्ट्सगंज, सौरतगढ़, मड़ियाहू से जेडीयू प्रत्याशी लड़ेंगे। चुनार, महरौनी, लखनऊ कैंट पर भी चुनाव लड़ेगी जेडीयू। तो जेडीयू भी चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश के ताल ठोकते हुए नजर आएगी और ये कुछ विधानसभाएं हैं जहां पर वो अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे। घोरावल, बांगरमऊ, करचना, बैरिया, तमकुही, भिनगा। और फिर से एक बार रुक कर लेते हैं मनीष का। मनीष देखिए, फिर से अब ये खबर आ रही है कि जेडीयू भी चुनावी मैदान में उतरने वाली है उत्तर प्रदेश के। और ऐसे में अगर बात करते हैं लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट की, तो जो हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि वहां से रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा, उसके बाद अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई और उनकी भी ये खबरें हैं कि वो लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि पिछले बार भी वो लखनऊ कैंट से ही चुनाव लड़ी थी। लेकिन अब खबर ये है कि जनता दल यूनाइटेड भी चुनावी मैदान में उतरेगी और लखनऊ कैंट से वो अपना उम्मीदवार उतारेगी। क्या कुछ जानकारी है? ये लखनऊ में 2 सीटें बहुत एक मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक तो कैंट विधानसभा हो गई है, दूसरी पूर्वी विधानसभा की बात करेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रीता बहुगुणा जोशी पहले कैंट से विधायक भी रही थी, उसके बाद अब वो अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट के लिए लगातार मांग रही थी। उन्होंने अपने पद तक से इस्तीफा देने की बात करी थी। सभी अभी वहाँ पे विधायक है तिवारी, वो भी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं और कहीं न कहीं अंदर खाने ये भी थी कि दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री है वो भी वहाँ पे उसके नाम की चर्चा चल रही थी। पर अब अपर्णा यादव आती है। अपर्णा यादव की पहले से कैंट की प्रत्याशी रही थी, पिछले चुनाव में उन्होंने वहाँ पे ताल ठोकी थी, हालांकि विजय नहीं पा पाई थी। पर क्योंकि कैंट का जो समीकरण है, कैंट के जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं वो होते हैं, ब्राह्मण बहुत माना जाता है, पंजाबी धर्म माना जाता है। ऐसे में कैंट जो विधानसभा है बहुत मानी जाती है बीजेपी के लिए।
तो वहां से कौन चेंज होगा इसके में बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि कई नाम यहाँ पे किए गए हैं। बात करते हैं अपर्णा यादव को इसी शर्त पे दी गई है कि वो विधानसभा से उनको चुनाव का टिकट दिया जाएगा, पर क्योंकि अभी कोई वहाँ पे सिचुएशन नहीं हुआ है। अब इसके बाद किसका नाम फाइनल होगा ये देखने वाला होगा, क्योंकि कैंप विधानसभा बहुत ज्यादा इस समय चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। आप बात करें जेडीयू ने भी यहाँ पे साल की कवायद की है, बात की है कि जेडीयू हम जानते हैं बिहार में कहीं ना कहीं एनडीए का साथ रही है। तो यहाँ पे क्या जो 6 सीट है वहाँ पे बीजेपी के एक आसान सीट मानी जाती है, वहाँ पे जेडीयू आती है तो क्या वोट पार्टी को क्या वोट कटेंगे, क्या वोट की तस्वीर करेंगे, तो इसका कहीं फायदा विपक्ष को ना जाए, ये सबसे बड़ी देखने की बात होगी। हालांकि अभी कैंप से विधानसभा को लेकर चर्चाएं बहुत है, नामों की बहुत ज्यादा चर्चा है, अंतिम मोहर किसको लगती है ये देखने वाली बात होगी। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी के जो सहयोगी है जेडीयू, वो भी यूपी में ताल ठोकते हुए नजर आएगी। अब 5 राज्यों में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की बैठक, राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ ईसी की यह बैठक जारी है। चुनावी राज्यों में कोरोना के हालात पर चर्चा हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। रैलियों और सभाओं के लिए कुछ छूट दी जा सकती है। पहले ईसी ने घोषणा की थी कि 22 जनवरी तक सभी तरीके की रैलियों पर, जनसभाओं पर रोक लगाई गई, और इसके बाद आज ईसी की बैठक जारी है। और जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में रैलियों और सभाओं को लेकर के छूट देने की भी बात की जा सकती है। और 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के आज चुनाव आयोग का ये जो फैसला है वो आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला आज आ जाएगा कि राज्यों में, इन 5 राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, पंजाब, गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत, सीएम योगी ने प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाई है। बीजेपी कार्यालय से 403 एलईडी वैन रवाना किए गए हैं। अनुराग ठाकुर, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। प्रदेश की सभी विधानसभाओं में प्रचार रथ जाएगा। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 403 एलईडी प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाई है। ये सारे प्रचार रथ जो है वो हर विधानसभा में जाएंगे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे, और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह वो भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें हैं जिसमें दो तस्वीरें हैं जिसमें एक में सीएम ने इन सभी प्रचार वाहनों को रवाना किया है, वहीं दूसरी तस्वीर है जहां घर घर योगी के काम का प्रचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में डोर टू डोर कैंपेन की ताल भी आज से शुरू होने वाली है। आज तमाम बड़े नेता यूपी में डोर टू डोर प्रचार कैंपेन करते हुए दिखाई देंगे। और वहीं ये 2 तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 403 एलईडी वाहनों को रवाना किया है, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एलईडी रथ को रवाना कर दिया है। इस अभियान के बारे में हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा पूरे विस्तार से बता रहे हैं, देखिए। योगी आदित्यनाथ के साथ इसमें प्रदेश अध्यक्ष अनुराग ठाकुर से प्रभारी अनुराग ठाकुर, केशव प्रसाद मौर्य, तमाम बड़े नेता हैं। और आज से ये आप देख सकते हो प्रचार वाहन है, उसकी झंडी दिखा के उसको रवाना किया है। ये सारे 403 विधानसभा में जाएंगे और 403 विधानसभा में जाके प्रचार करेंगे। उसके बाद आपको बता दें कि ये पूरा देख सकते हैं आप किस तरह से सोच ईमानदार, काम आसादार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार, इस स्लोगन के साथ ये शुरुआत किया गया है। आपको बता दें किस तरीके से ये प्रचार वाहन बनाए गए हैं जिसमें एलईडी वैन लगाए गए हैं, और लगातार किस तरीके से भाजपा सरकार ने इस प्रदेश में काम किया है। और न केवल भाजपा की बल्कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डबल इंजन के फायदे भी गिराने की कोशिश की जाएगी। तो आपको बता दें कि आज से ये प्रचार वाहनों की शुरुआत कर दी गई है। एलईडी वाहन है ये, इसमें लगातार एलईडी के माध्यम से जो कार्यक्रम है उसकी प्रचार होते रहेंगे, और ये सभी 403 विधानसभा में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस समय जो ये एलईडी वैन्स हैं इनको तैयार किया गया है। गुंडा राज, भ्रष्टाचार पे किया प्रहार, यूपी फिर मांगे बीच सरकार। तो ये एक तरीके स्लोगन्स के साथ जो गाना कल लॉन्च किया गया, जो थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया था,
वो इसमें देख सकते हैं। इसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, किस तरीके से मंदिरों का निर्माण, सबका एक तरीके से एक समन्वय बना के एक थीम सॉन्ग के बेस पे इसको बनाया गया है और इसकी शुरुआत आज योगी आदित्यनाथ के। आप देख सकते हैं किस तरीके से विजय मुद्रा में अपने आप को दिखाते हुए इस समय योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह और सह प्रभारी अनुराग ठाकुर थे। तो दादे लगातार लखनऊ में सुबह बारिश हो रही थी, इसके बावजूद भी इसका में थोड़ा सा विलंब हुआ, पर आज से बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत आज लखनऊ मुख्यालय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। कैमरामैन अमित सहानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज ऑन इंडिया, लखनऊ। और चुनाव प्रचार अभियान को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम योगी, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। की सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बहुत स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का एक प्रतिफल प्रधानमंत्री मोदी जी के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार गांवों के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और मातृशक्ति के सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लेकिन प्रचार रथ जाने के पहले मैं इतना कहना चाहता हूं कि भाजपा की जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी है तो प्रगति हुई, तो किसकी? किसानों की। प्रगति किसकी हुई? नौजवानों की। प्रगति किसकी हुई? महिलाओं की। प्रगति किसकी हुई? गरीबों की। प्रगति किसकी हुई? गांवों की। प्रगति किसकी हुई? जिनकी जरूरत थी। और पलायन किसका हुआ? उत्तर प्रदेश से तो दंगाइयों का। पलायन किसका हुआ? तो अपराधियों का। पलायन किसका हुआ? तो व्यभिचारियों का। पलायन किसका हुआ? तो माफियाओं का। पलायन किसका हुआ? तो गुंडागर्दी करने वाले, कब्जा करने वालों का। और प्रगति हुई मेरे प्रदेश की। और अब जब से भाजपा सरकार है, अब पलायन करवाने वालों का पलायन हो रहा है। अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक का। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसीलिए मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हुए, पलायन करवाने वाले, इसीलिए यूपी मांगे फिर से भाजपा सरकार, फिर एक बार भाजपा सरकार, यूपी मांगे भाजपा सरकार। इसलिए मैं आप सब लोगों से यह प्रचार रथ जो हमारा जा रहा है, 5 साल की उपलब्धियों को लेकर के जा रहा है, सपा बसपा के कार्यकाल में हुई गुंडागर्दी की जानकारी लोगों तक फिर से पहुंचाने जा रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश ने मन ठाना है फिर से भाजपा की सरकार बनाना है। रथ के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार ने जो गरीब कल्याण के लिए काम किया है, ये 403 विधानसभाओं में ये बन जाएगी अपनी रथ। और सभी विधानसभाओं में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो गरीबों को वितरण हुआ है और जान जहान दोनों बचाने का जो काम हुआ है, ये गरीब तक हम पहुंचेंगे, गांव-गांव तक पहुंचेंगे और समर्थन प्राप्त करेंगे। दूसरा बिंदु मित्रों, जो कहा था 2017 के पहले कि सरकार बनने के बाद गुंडाराज, भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा। मित्रों, मैं गारंटी से कह सकता हूं
उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद, आदरणीय योगी सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद मैं भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त किया और 5 लाख नियुक्तियों में, बाकी भी नियुक्तियों में 1 रुपया का रिश्वत नहीं लगा मित्रों, और 1 रुपया का भ्रष्टाचार। और अब रुक करते मुरादाबाद का, जहां सपा उम्मीदवार नासिर कुरैशी पर मुकदमा दर्ज किया है। कुरैशी समेत 60 लोगों पर दर्ज किया गया है मुकदमा और आचार संहिता कोविड नियमों का उल्लंघन के मामले में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। कुरैशी ने सैकड़ों समर्थकों संग रैली निकाली थी। गल शहीद थाना क्षेत्र में निकाला गया था ये जुलूस। तो कुरैशी समेत 60 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि आचार संहिता उल्लंघन मामले में, कोविड नियमों के उल्लंघन मामले में ये केस दर्ज किया गया है। कुरैशी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ रैली निकाली थी। सपा प्रत्याशी हैं और इन्होंने आचार संहिता कोविड नियमों का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से इन पर केस दर्ज किया गया है। 60 उम्मीदवारों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है।